So, my name is Osin Kohli and I am MSc Gold Medalist in Zoology and CSIR NET qualified in Life Science. So, our today's topic is about IP3 plus DAG signaling pathway. So, हमने जो है सेल सिग्नलिंग की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर कल हमने साइक्लिक AMP पाथवे एंड GPCR पाथवे देखा था. तो आज हम देखेंगे IP3 एंड DAG सिग्नलिंग पाथवे. So IP3 means inositol triphosphate and diacylglycerol signaling pathway. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने कल देखा था, कुछ वहीं से ये स्टार्ट होता है पाथवे. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सेल सिग्नलिंग क्या होता है, वो सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. ठीक है, आज हम सीधे पाथवे देखेंगे. सो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है यहाँ पर रिसेप्टर है, जिसको 7TM भी बोलते हैं, GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ओके, तो इसमें 7 मेम्ब्रेन होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, इसलिए इसको 7TM भी बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, ये है रिसेप्टर. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है तो यहाँ पर कुछ सिग्नल भी आकर बाउंड होगा. ठीक है, सेल सिग्नलिंग का जो ये सिग्नल जो है बाहर से आएगा, इसलिए एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहलाएगा. तो ये हो सकता है कोई ग्रोथ हार्मोन हो, ये हो सकता है कोई ग्रोथ फैक्टर हो. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल के लिए, ये ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है. ठीक है, ये एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और इसको बोल सकते हैं ये फर्स्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है. ठीक है, सो ये यहाँ पर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो है उस पर आकर ये अटैच हो गया. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक्टिवेशन होगा जी प्रोटीन का. ठीक है, जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, एक्टिवेशन कैसे होगा, पहले देखें कि यहाँ पर GTP जब बॉन्ड होगा तब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा. जब ये GTP GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब GDP बॉन्ड होगा तब ये जो है इनएक्टिव हो जाएगा. ठीक है, सो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जी प्रोटीन का, जिसके अंदर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 तरह की जो है सब यूनिट्स होती है इसके अंदर. तो जब यहाँ पर GTP आकर अटैच होता है तब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से अल्फ़ा और गामा एंड बीटा यूनिट सब यूनिट्स रिमूव्ड हो जाती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा सब यूनिट बची है. ठीक है, अब इससे क्या होगा आगे, ये जी प्रोटीन तो एक्टिवेट हो गया. ठीक है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया GTP के बाउंड होने से. देन अब यहाँ पर आगे क्या एक्टिवेशन होगा, अब सीरीज़ वाइज देखते जाएंगे. आगे एक्टिवेट होगी PLC एंजाइम, फोस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट होगी. ठीक है, इस एंजाइम के एक्टिवेट होने से क्या होगा, यहाँ पर PIP2 फॉस्फोइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट. ओके, बिसफॉस्फेट ये जो है यहाँ पर एक्टिव होगा. एक्टिव होना मतलब इसका जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिग्रेडेशन होगा, 2 पार्ट में ये ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, IP3 एंड DAG का फॉर्मेशन होगा. इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल, जिसके नाम पर ही ये सिग्नलिंग पाथवे है. ठीक है, तो क्या हुआ, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर था वहाँ पर ऑक्सीटोसिन नाम का जो है प्रोटीन आके बाउंड हुआ. ज़रूरी नहीं है यही हार्मोन हो. ठीक है, दूसरा भी कोई ग्रोथ हार्मोन या फैक्टर हो सकता है. वो बाउंड होने से जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ. जी प्रोटीन एक्टिवेट होने से PLC एंजाइम एक्टिवेट हुई. PLC एंजाइम एक्टिवेट होने से PIP2 का 2 कंपाउंड्स के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, IP3 एंड DAG. ओके, सो अब हम देखेंगे IP3 एंड DAG से होगा क्या. सो यहाँ पर IP3 क्या करेगा, हम देखें कि ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर यहाँ पर ये जाएगा और अटैच हो जाएगा. क्या अटैच हो जाएगा, IP3. ओके, सो इससे क्या होगा कि यहाँ से कैल्शियम आयंस आना बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, साइटोसोल के अंदर सारे कैल्शियम आयंस बाहर आ जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. ठीक है, मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा, सारे कैल्शियम आयंस बाहर आ गए इस वजह से. ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, सो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के अंदर जब एपोटोसिस होता है एंडोमेट्रियम का, उस टाइम में ये चीज़ देखने को मिलेगी. और इसके अलावा एक चीज़ जब हमने देखा है पॉलीस्पर्मी, हम जानते हैं पॉलीस्पर्मी क्या होता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. पॉलीस्पर्मी पर वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी.
सो क्या होता है कि जब एक स्पर्म, जैसे ये एग है, ठीक है, इस एग से जब एक स्पर्म जाके बाउंड हो चुका है, ठीक है, उस स्पर्म का यानी कि न्यूक्लियस भी अंदर जा चुका है, ठीक है, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म से हो चुका है, तब फिर दूसरा कोई स्पर्म आके यहाँ पर और अटैच ना हो, फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश ना करे, इसके लिए क्या होता है कि सेल, ये जो एग की जो मेम्ब्रेन है, इसका रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर अब दूसरा कोई भी स्पर्म आके एंट्री नहीं ले सकता है, ठीक है। तो उसी ये सी अर्चिन के एग के अंदर ऐसा होता है। सो वो एग्जाम्पल है इस चीज़ का, जो कैल्शियम आयंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखें कि ये तो हो गया फंक्शन IP3 का। DAG का क्या फंक्शन है, तो DAG आगे फॉस्फोकाइनेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जो कि आगे फॉस्फोराइलेशन करेंगे, जो कि आगे फॉस्फोराइलेशन करेगी अदर प्रोटीन्स का, ठीक है, और सेल ग्रोथ होगा, सेल प्रोलिफिकेशन होगा आगे, ठीक है। सो इस तरीके से IP3 एंड DAG पाथवे रन करेंगे। सो इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ी हमको, सबसे पहले हमको चाहिए एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीटोसिन है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेकंड हमको चाहिए रिसेप्टर, रिसेप्टर के तौर पर यहाँ पर 7TM प्रेजेंट है। फिर हमको चाहिए एक सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर जो हमने पहला वीडियो देखा था साइक्लिक AMP वाला, उसके अंदर सेकेंडरी मैसेंजर था, साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर था, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर ये सब सीरीज वाइज है, ठीक है, पहले PLC, फिर IP2, PIP2, देन IP3, देन DAG, ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर है, यानी कि एक सीरीज़ के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह ये काम कर रहे हैं। देन आगे हम देखेंगे सेकेंडरी मैसेंजर का काम क्या है, बता चुकी हूँ, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल, एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये तो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ तक दे देता है, बट सेल के अंदर तक इन्फॉर्मेशन लेके जाना है, वो सेकेंडरी मैसेंजर करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमको चाहिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमने देखा था साइक्लिक AMP के अंदर, ठीक है, वहाँ पर क्रैप जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, ठीक है, यहाँ पर फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से आगे क्या हो रहा था, सेल्यूलर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर यहाँ पर जो है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, फॉस, जून, ठीक है, AP1 और MAPK पाथवे, ये पाथवे इससे रन करता है, ये सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। देन सेलुलर इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, तो IP3 का क्या काम हो रहा है कि वो कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकाल रहा है साइटोसॉल में, एंड DAG क्या काम कर रहा है, फॉस्फोराइलेट कर रहा है अदर प्रोटीन्स को, ताकि जो है आगे सेल प्रोलिफिकेशन हो, सेल ग्रोथ हो, ठीक है। सो मतलब ये है कि ये सिग्नलिंग से सेल्फ इफेक्ट यानी रिजल्ट क्या मिल रहा है ना, जो सेल सिग्नलिंग जो सिग्नल ला रहा है, उस सिग्नल, वो सिग्नल क्या करने के लिए ला रहा है, ठीक है, तो वो यही उसका रिजल्ट है। सो दैट्स ऑल अबाउट IP3 एंड DAG पाथवे, DAG signaling pathway. So stay tuned for more videos, and if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you for watching.